हेलो एवरीवन। ये इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का फंडामेंटल राइट्स का सेकंड पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को डिटेल से केस लॉज के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहले देखते हैं आर्टिकल 12। देखिए आर्टिकल 12 है डिफिनेशन ऑफ स्टेट। ये स्टेट की डिफिनेशन इसमें दी गई है। तो मतलब कौन सी चीज़ें जो हैं वो स्टेट में आएंगी, किन को कहेंगे कि हाँ दिस इज स्टेट। तो द टर्म स्टेट हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविंसेस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स। और जैसे कि इसमें जो गवर्नमेंट है, हमारी पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव हो, जो बॉडीज़ हैं, जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं यूनियन गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, मींस केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो भी बॉडीज़ होंगी, जो भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होंगे, वो सब स्टेट की डिफिनीशन में आएंगे। और उसके अलावा जो भी लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गई, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भी स्टेट की डिफिनीशन में आएंगी। इसके अलावा जो अदर अथॉरिटीज़ हैं जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जैसे LIC है, ONGC, सेल, तो ये सारी जो बॉडीज़ हैं ये स्टेट की डिफिनीशन में ये कवर होंगी, जो कि आर्टिकल 12 में आएंगी। अब देखिए इसका इतना वाइडर सेंस क्यों रखा गया, एक स्टेट की जो डिफिनीशन है इतनी वाइड क्यों रखी गई, इतनी सारी बॉडीज़ इसके अंडर क्यों आ रही हैं, ताकि अगर इनमें से कोई भी बॉडी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकें। इसीलिए इसका सेंस वाइडर रखा गया है कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की कोई बॉडी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई बॉडी हो या पंचायत हो या म्यूनिसिपैलिटी, कोई भी बॉडी हो, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकें। इसीलिए इसका डिफिनेशन इतना वाइड रखा गया है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इवन ए प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि कोई प्राइवेट बॉडी हो या कोई एजेंसी हो, अगर वो भी स्टेट के अंडर में आती है तो वो स्टेट की डिफिनीशन में आएगी, जो कि आर्टिकल 12 में है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में आते हैं ऐसे लॉज। देखिए आर्टिकल 13 डिक्लेयर करता है ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। ऐसे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हों, जो फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हों, तो वो जो राइट्स होंगे वो वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ठीक, दिस पावर हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट बाई आर्टिकल 32। ये पावर देखिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 देता है और हाई कोर्ट को यही पावर देता है आर्टिकल 226। तो उसमें जैसे आर्टिकल 32 में 5 रिट्स हैं, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, 226 में भी हैं। तो इनके पास जो पावर है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास, तो इस पावर का यूज़ करके वो क्या करेंगे कि जो भी ऐसे लॉ पार्लियामेंट बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हों, तो उन लॉ को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का पावर यूज़ करेगा और हाई कोर्ट यूज़ करेगा 226 का पावर। अब देखते हैं द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 हैज़ बीन गिवन अ वाइड कनोटेशन सो एज टू इंक्लूड द फॉलोइंग। देखिए इस लॉ का जो टर्म है ये इसमें वाइड इतना क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जो परमानेंट लॉज हैं, जैसे कि जो भी लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो जो ये लॉ वर्ड है इसमें क्या क्या कौन कौन से लॉ आएंगे, तो ऐसे लॉ जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाए, ऐसे लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया जाए, या कोई टेम्प्रोरी लॉ या ऑर्डिनेंस जो कि प्रेसिडेंट इशू करे, या जो स्टेट का जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो इशू करे, तो वो लॉ के उसमें आ जाएगा। उसके बाद जो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कोई भी लॉ हो गया, बाई लॉ हो गया, या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, तो वो सभी चीज़ें इस लॉ के अंडर में आ जाएंगी। उसके अलावा जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ है, दैट इज़ कस्टम और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, ये सब जो चीज़ें हैं ये किस में आ जाएंगी, ये लॉ के टर्म में आ जाएंगी, जो कि आर्टिकल 13 में दिया हुआ है। इसीलिए इसका जो टर्म है वो इतना वाइड है। अब देखते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि देखिए ऐसे लॉज, दोज लॉ एग्जिस्टिंग प्रायर टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले थे, तो ऐसा कोई भी लॉ जो हमारा संविधान बनने से पहले अगर वो लॉ था और इस टाइम अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, मींस हमारे फंडामेंटल राइट्स को वो रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो जो उस टाइम का लॉ होगा उसको वर्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो पहले का लॉ है, मींस कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कोई अगर लॉ बना है, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया या कोई भी लॉ हो, तो वो लॉ के जो कुछ पॉइंट्स हैं अगर वो वायलेट कर रहे हों हमारे राइट्स को, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एंड दोज लॉ विच आर कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, और जो
ऐसे लॉ हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहे हो तो ऐसे लॉ को वैलिड दिया मीन्स ऐसे लॉ वैलिड होंगे, और जो हमारे राइट्स को वायलेट करेंगे वो लॉ इनवैलिड हो जाएंगे। तो आर्टिकल 13 दो डॉक्ट्राइन्स की बात करता है। तो पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी बोलते हैं, मीन्स टू सेपरेट, अलग करना। तो जैसे कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे, द लॉ विच वायलेट फंडामेंटल राइट्स विल बी फिल्टर्ड आउट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या सेवरेबिलिटी होता है कि सेपरेट करना, किसी को अलग करना। जैसे सपोज करिए कि 10 पॉइंट का लॉ बना, तो उस 10 पॉइंट के लॉ में अगर 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हों, तो उसमें क्या किया जाएगा कि वो दो पॉइंट हमारे राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, सिर्फ उन 2 पॉइंट्स को रिमूव किया जाएगा, क्योंकि बाकी के जो पॉइंट्स हैं, बाकी के जो 8 पॉइंट बचे, वो हमारे राइट्स को तो वायलेट नहीं कर रहे, तो उनको हम डिलीट नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं फिल्टर आउट करना, किसी चीज़ को छानना। तो उस 10 में से जो 2 वायलेट कर रहे थे उनको डिलीट कर दिया जाएगा और बाकी को रहने दिया जाएगा। यह है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। तो इससे रिलेटेड एक केस है, देखते हैं। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो सेक्शन 14 है उसको चैलेंज किया गया। तो पहले जान लेते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो था उसमें क्या किया जाता है कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि आप कल क्राइम कर सकते हैं या आगे चल क्राइम कोई भी कर सकते हैं, अगर पुलिस को आपको डाउट है तो पुलिस क्या करेगी, आपको डिटेन कर लेगी, मीन्स एक तरह से वो अपनी हिरासत में ले लेगी। तो उसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। और लेकिन आपको रीज़न नहीं बताया जाएगा कि आपको क्यों हिरासत में लिया जा रहा है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन द प्रैक्टिस ऑफ इनकारकरेटिंग एक्यूज इंडिविजुअल बिफोर ट्रायल, ट्रायल के पहले ही वो क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे आपको, ताकि आप कोई क्राइम आगे चल के कमिट ना कर सके। ठीक, तो उसमें सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 कंट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन so far as it prohibit a person detained from disclosing the court that ground on which a detention order has been made or the representation made by him against the order detention। तो सेक्शन 14 जो था इसका, वो ये कहता था कि अगर आपको किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अगर कैप्चर किया जाता है, किसी को भी पकड़ा जा रहा है सेक्शन 14 के अंदर, तो हम कोर्ट को नहीं बताएंगे कि हम इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर पकड़े हैं और क्यों पकड़े हैं, ये चीज़ हम कोर्ट को नहीं बताएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो आर्टिकल 22 हमारा जो है उसको वायलेट कर रहा था। तो इसीलिए जो ये सेक्शन 14 था इस प्रिवेंटिव डिटेंशन का, तो वो कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था। तो इसीलिए इन प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली सेक्शन 14 वाज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। इसमें केवल सेक्शन 14 जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था, इसीलिए सिर्फ सेक्शन 14 को डिलीट कर दिया गया और बाकी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो तो अभी भी जारी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जो थी उनको डिटेन किया गया था। तो वैसे ही जो ऐसे कोई भी लॉज जिनके कुछ पॉइंट्स अगर होते हैं वो हमारे राइट्स को वायलेट करते हैं, तो केवल उन पॉइंट्स को डिलीट किया जाता है, ना कि पूरे लॉ को डिलीट किया जाता है। तो ये हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब हम देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। जैसे ल्यूनर और ये सोलर इक्लिप्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इक्लिप्स का मतलब होता है टू शैडो या किसी चीज़ को छुपाना। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स इज अ डॉक्ट्रिनल प्रिंसिपल दैट एडवोकेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स being prospective if any law made by the legislature is inconsistent with the part 3rd of the constitution। कोई भी लॉ अगर वो पार्ट 3rd ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, then the law is invalid and inappropriate to the extent of its being overshadowed by the fundamental rights। तो ऐसे लॉ, देखिए कुछ लॉ ऐसे होते हैं, मान लीजिए एक 5 पॉइंट का लॉ है, तो उसमें सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे राइट्स को वायलेट कर रहा हो, लेकिन ये भी है कि बाद में उस चीज़ का हम यूज़ कहीं ना कहीं कर सकते हैं, बाद में हो सकता है वो कहीं यूज़ में हो जाए, तो उसको ख़त्म ना करके उसको सिर्फ इनएक्टिव कर दिया जाता है, उसको शैडो कर दिया जाता है, उसको छिपा दिया जाता है। यही है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। मीन्स ऐसा कोई भी लॉ जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जिनका यूज़ अभी ना हो, जिनका यूज़ हम बाद में कर सकें, तो वो ऐसे पॉइंट्स को क्या किया जाएगा, एक तरह से डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स के अकॉर्डिंग उसको हम हाइड कर देंगे, उसको इनएक्टिव करार दे देंगे। वो रहेगा उसमें, लेकिन वो रहेगा इनएक्टिव रहेगा। अब देखते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2। तो ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट मस्ट नॉट मेक लॉज दैट आर इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ द लॉ ड्राफ्टेड intervened with an individual's fundamental rights, the said law will become void to the extent of the contravention। देखिए आर्टिकल क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग
जो भी स्टेट है वो ऐसे लॉ नहीं बना सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन कर रहा हो। मींस आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि ऐसा कोई भी लॉ पार्लियामेंट नहीं बना सकता। फर्स्ट वाले में बात हो रही थी कि जो भी पहले के जो बने हुए लॉज हैं उसमें से अगर कोई राइट वायलेट करता है तो वो वायलेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि कोई भी लॉ पार्लियामेंट ऐसा नहीं बना सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करता हो। ये बोलता है आर्टिकल 13 क्लॉज 2। अब देखते हैं आर्टिकल 13 में जैसे जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। देखिए ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया है जुडिशियल रिव्यू का, वर्ड आर्टिकल 13 में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो पावर आर्टिकल 13 देता है सुप्रीम कोर्ट को वो कहीं ना कहीं एक जुडिशियल रिव्यू की ही पावर है। तो देखिए जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि अगर कोई भी लॉ अगर ऐसा पार्लियामेंट बना रहा है और उसका वॉयलेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं उस लॉ की वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। यही पावर है जुडिशियल रिव्यू की। तो इट इज़ टू बी नोटेड दैट जुडिशियल रिव्यू एज ए नॉर्म हैज़ इवॉल्व ओवर द ईयर्स टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट आर वेस्टेड विद द पावर टू रूल ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंटली legislative and of both administrative actions. In most cases, the power of judicial review is exercised to protect एंड इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स। ये देखिए ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की ये क्यों है, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और उनको इन्फोर्स कर सके। द आर्टिकल 13 हैज़ एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए जुडिशियल रिव्यू की जो पावर का जो स्कोप है वो उसको आर्टिकल 13 जो है वो एक्सपैंड करता है। द इंडियन जुडिशियरी इज अप्रोच्ड नॉट जस्ट टू इंश्योर फेयरनेस एंड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन बट ऑल्सो टू रूल द ऑन क्वेश्चंस ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस मेनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन का मैटर हो या स्टेट स्टेट रिलेशन कोई मैटर हो तो उसमें जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट यूज़ कर सकता है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 13 में अभी तक क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो अभी तक सिर्फ एक अमेंडमेंट हुआ है, वो है 24th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको इनेक्ट किया गया था 1971 में नवंबर में। उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। तो द ऑब्जेक्टिव वाज टू नलिफाई द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग दैट हैड लेफ्ट द पार्लियामेंट विथ नो पावर टू कर्टेल द फंडामेंटल राइट्स। तो उस समय जो रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की तो उसमें ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट कर्टेल नहीं कर सकती, मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर सके या कर्टेल कर सके। तो उसी चीज़ को नलिफाई करने के लिए ये 24th अमेंडमेंट लाया गया था। तो जो ये 24th अमेंडमेंट आया इसने आर्टिकल 3 में क्लॉज 4 को ऐड किया जो कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। दिस प्रोविजन एडेड मोर पावर टू द पार्लियामेंट व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब ये अमेंडमेंट हुआ तो ये अमेंडमेंट ये कहता था कि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं होगा जो किसी अमेंडमेंट मतलब मीन्स कि सपोज करिए पार्लियामेंट कोई भी अगर चेंज करना चाहे तो वो कहीं भी, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो चाहे वो कुछ हो, 368 का पावर यूज़ करके वो पूरे फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है। तो ये इसीलिए इसमें आर्टिकल 3 क्लॉज 4 में इसको ऐड किया गया था। तो अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।